सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं नून लीग की सियासत के अलावा बाकी सारी पॉलिटिक्स के ऊपर भी। कल 31 जनवरी था और हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि शायद इस्तीफ़े आएँ अपोजिशन की जानिब से और शायद इस्तीफ़ा आए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से। लेकिन ना इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया और ना ही अपोजिशन ने इस्तीफ़ा दिया। आखिर जो इस मुल्क की पॉलिटिक्स है वो किस सिमत में जा रही है। फिर हमने देखा कि बख्तावर साहिबा की शादी हुई और जिस तरीके से शादी की गई, कुछ पर भी बात करेंगे, बड़ी सादगी से शादी की गई लेकिन रवायात का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया। इसके अलावा जो नैब कोर्ट्स हैं उनका भी क़याम हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और जो परवेज़ खटक साहब का एक पश्तों में कुछ उनकी जो तकरीर है या किसी जगह पे वो मौजूद थे और उन्होंने कुछ बातें की हैं और जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो मेरे बगैर नहीं चल सकता। फिर बाद में उन्होंने बड़ी वजाहतें देने की कोशिश की और फिर उन्होंने कहा जी अपोजिशन जो है और जो पीडीएम है वो तो बिखर गई है और इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आखिर परवेज़ खटक साहब किस स्टेट ऑफ माइंड पे थे जब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब मैं चाहूँ उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म हो सकती है। बहुत बड़ी बात की और परवेज़ खटक साहब बात कर रहे हैं, वज़ीर दिफा हैं हमारे, आखिर उन्होंने ये बात क्यों की, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मौलाना साहब की और जरदारी साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, आखिर क्या बातचीत हुई होगी, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पीडीएम जो है वो ख़त्म हो गई है और अब शायद पीडीएम का कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो अभी भी ये बातचीत जो है वो क्यों चल रही है। दूसरी तरफ काफ लीग का जो वफ्द है वो वज़ीर-ए-आज़म से मिलता है, वो क्यों मिलता है, इन सब पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करूँगी सदीक साहब, मुझे ये बताइएगा 31 जनवरी गुजर गई, किसी का इस्तीफ़ा नहीं आया और बड़े नारे लगाए गए, जलसे किए गए। इमरान खान साहब तो श्योर थे कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, उन्होंने कहा पहले दिन से कह दिया था कि जो पीडीएम है इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो अब अपोजिशन क्या करेगी। वो कहते हैं ना ये बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो यहाँ पे हमारी जो सियासत है ना वो हर रोज़ एक नए रंग में ढलती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है लीना कि सेनेट का जो इंतखाब इन्होंने लड़ने का फैसला किया तो वो ज़ाहिर है उस वजह से इन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। अगर इस्तीफ़े दे देते तो फिर 2/3 अक्सरियत लेकर पीटीआई के सारे लोग आ जाते, सिंध असम्बली तोड़नी पड़ती। जरदारी इस पर रिस्क लेना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। और वो तो जरदारी वो एक क्या कहते हैं ना, एक तरह की वो ये कहा था किसी ने कि वीटो पावर, वो वीटो पावर जरदारी साहब ने अपनी इस्तेमाल की और उसके ऊपर फिर नवाज शरीफ को भी बनाया गया। अब तो मौलाना भी ये बात कहना शुरू हो गया कि हमने अपने जो लीगल माहिरीन हैं उनसे ये पूछा था कि अगर हम इस्तीफ़े दे दें हमारे मैंने तो इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट का जो है वो मुतासर होगा, नहीं तो बताया गया कि मुतासर नहीं होगा। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और यही सब शुरू दिन से ही ये इनकी बात थी जरदारी की कि ये कोई भी आपको इंतखाबी मैदान मिलता है उसको आप खाली ना छोड़ें। आपने सिंध में ज़िमनी इंतखाब देखा, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ, तो इसी वजह से इन्होंने इस्तीफ़े जो है वो 31 जनवरी, इस्तीफ़े इनकी क़यादत के पास हैं लेकिन 31 जनवरी को ना इन्होंने इस्तीफ़े दिए ना ही इस्तीफ़े जो है वो उन्होंने दिए। वो इमरान खान ने तो इस्तीफ़ा जो है वो किसी सूरत नहीं देना था। अब लीना असल में पीडीएम की जो आपने बात की दूसरी इसी में जो कि आपने ये नुक्ता उठा दिया, तो जो जरदारी हैं और फजल रहमान और नवाज शरीफ पीडीएम में यही मैटर करते हैं। अच्छा, ठीक है। और इन तीनों के दरमियान वक्तन फ़वक्तन तसलसल के साथ रब्ता होता है। आज भी एक रब्ता हुआ, हमने खबर ब्रेक की और उसमें जरदारी ने एक मरतबा फिर ये कहा कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है उसको भी लॉन्ग मार्च के बाद ही आप जो है वो बरूए कार लाएँ। और अगर आप सेनेट इलेक्शन के बाद और उससे पहले तहरीक अदम एतमाद जो है उसके ऊपर आप कंसिडर करें कि जैसे ही सेनेट का इलेक्शन हो जाए तो आप बेशक उसको बलोचिस्तान से शुरू कर लें, पंजाब से शुरू कर लें या कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ से शुरू कर लें। आप एक वो करके देखें। अब उसके ऊपर ज़ाहिर है 4 फरवरी को एक सरबराह इजलास है पीडीएम का, इधर मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में होगा, उस इजलास में ये चीज़ें तय की जाएंगी। अब नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ है कि हमें अब मज़ीद तख़ीर नहीं करनी चाहिए, हमें मार्च में लॉन्ग मार्च कर देना चाहिए और उसके बाद फिर हमें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब जरदारी साहब एक और भी गेम खेल रहे हैं लीना, वो ये गेम खेल रहे हैं कि जरदारी साहब ने अब ये भी 4 तारीख को तय होगा कि आया पीडीएम सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि जरदारी ने यह बात कही है कि अगर हम मुश्तरका तौर पर लड़ें तो जो हमारी स्ट्रेंथ अलग अलग बनती है
उसके नतीजे में जो हम सीटें हासिल करेंगे, अगर हम मिलकर लड़े तो हो सकता है मैं 1-2 सीटें आपको ज़्यादा ले दूँ। ये जरदारी ने ये बात कहा है। समी इब्राहिम साहब कहते रहे ना जी, बोरियों के, नोटों के, डॉलरों के मुंह खुल गए, वो खुले हुए हैं, जिसका खुद इतराफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान अलीना जो है वो कर चुके हैं कि रेट लग रहे हैं, मुझे पता है कौन सा लीडर पैसे जमा कर रहा है, तो पैसे तो सारे जमा कर रहे हैं और हर एक का जो रेट है वो बढ़ता। अच्छा, आपने भी एक बात की, आपने कहा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वही जो वो पुरानी बात करते हैं कि जी भाई मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए और प्रॉपर तरीके से तहरीक चलानी चाहिए। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो फिर वो सेनेट के इलेक्शन में अभी क्या ऐसी मजबूरी है कि वो हिस्सा ले रहे हैं? वो अपनी बात पे क्यों नहीं कायम है और वो पूरी पीडीएम से अलहदगी क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, वो पीडीएम से अलहदगी वो नहीं करेंगे इस वक्त तक। तो ये अलहदा अगर हो भी जाएंगे, अपोजिशन का ही नुकसान होगा, हुकूमत का कोई नुकसान नहीं होगा। और इस वक्त अगर नून लीग पीडीएम से अलीना अलहदा होते हैं ना, सबसे ज़्यादा नुकसान इनको होगा। 4 से 5 इनकी पंजाब से सेनेट की सीटें आ जानी है। वो इनको अगर ये नहीं लड़ते, इस्तीफे दे देते हैं, उन्होंने लूज कर जाना था। तो फिर वहाँ पे सादा अक्सरियत हासिल कर सकती है ना जी तहरीक इंसाफ। अभी भी अगर ये लड़ेंगे, अगर मिलकर लड़े तो हो सकता है कि सादा अक्सरियत पीटीआई ना ले सके। वो अगर जिस तरह के हालात हमारे यहाँ इलेक्शन में होते हैं ना जी, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, उसको अगर हम देखें तो वो उसको सूरत हाल को आप सामने जो है वो रखे, खरीदो फरोख्त होती है। और ये जो अभी मामला आना है, अभी तो इसके ऊपर भी डिसीजन होना है। ये जो शो ऑफ हैंड वाला, इसका बिल तो पेश हो चुका है। पीपल्स पार्टी भी कह रही है ना कि हमारे 25 से 26 लोगों ने जो तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने राब्ते भी किए हैं पीपल्स पार्टी से। ऐसा ही दावा मरियम नवाज ने भी किया है। उन्होंने कहा जी पंजाब से 2 दर्जन के करीब लोग मेरे साथ राब्ते हैं पीटीआई के। अब 2 दर्जन के करीब लोग ऐसे भी हैं लीना जो कि नाराज हैं और वो परवेज लाई से मिल रहे हैं। आपने अपने इंट्रो में खुद कहा मुलाकात हुई है, परवेज लाई, तारक बशीर चीमा और ये मुनस लाई मिले हैं। और वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बना दी है पंजाब के हवाले से, जिसमें उस्मान बुज़दार, गवर्नर सरवर और चौधरी परवेज लाई शामिल होंगे, जो उम्मीदवारों का फैसला करेगी। कामल अली आगा को 1 सीट क्यों दे रहे हैं इमरान खान? इस वजह से कि इमरान खान को पता है कि अगर पंजाब में अगर कोई बंदा कंट्रोल कर सकता है एमपीएस को, वो परवेज लाई है, उस्मान बुज़दार नहीं है। इस वजह से 1 सीट की वो कुर्बानी दे रहे हैं कि कामल अली आगा को हम जिताएंगे। बाकी की अगर 7 सीटें अगर आप हमें ले दें, 6 सीटें इनका 7 का एक टारगेट है। 5 सीटें जो हैं वो लेना चाह रहे हैं ये जनरल, और 1 ख़वातीन की और 1 टेक्नोक्रेट की। 1 इनको मिल जाएगी कामल अली आगा, 4 और 2 6 पीटीआई की हो जाएंगी। वो ये अगर ये नहीं करते तो ये इमरान खान को बात अच्छी तरीके से मालूम है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है अगर ओपन इलेक्शन ना हुआ, क्योंकि वो तजर्बा इसका भुगत चुके हैं माजी में। गुज़श्ता जो सेनेट का इंतखाब होता है उनके 20 MPs ने खैबर पख्तूनख्वा में 5-5 करोड़ रुपए लेकर जो है वो वोट अपने किसी और को जो है वो दे दिए थे। तो ये सारी सूरत हाल जो है अब इमरान खान को जितनी वो सियासत चौधरी बरादरान समझते हैं ना पंजाब की, उतनी खान साहब नहीं समझते, ना ही बुज़दार समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इसको परवेज लाई के ऊपर ही जो है वो छोड़ा जाए। अब ये एक मज़ेदार बात ये कि परवेज इलाही साहब पर ये सारी बातें छोड़ दी गई हैं, तो इसका मतलब है कुछ उनकी ख्वाहिशात को भी पूरा किया गया होगा। कामिल अली आगा तक तो इतनी ना महदूद होंगी चीज़ें, मूनस के हवाले से भी कोई चीज़ हो सकती है, आने वाले दिनों में उनको भी वजारतें दी जा सकती हैं। कुछ इस हवाले से तो बातचीत हुई। मूनस की वजारत पे आज भी बात नहीं हुई मुलाकात में, ना वो ये लेना चाह रहे हैं, अब नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी आप डिलीवर करें। हाँ, ये एक बात आपकी ठीक है, वो कह रहे हैं हम अपने गले नहीं डालेंगे। जी हाँ, ये बात। और एक बात ये दूसरी जो आपने फ़ायदे की बात की है, बिल्कुल ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब अहम जगहों पे हो रही है, ख़ासतौर पर जो परवेज लाई का गुजरात है, या जिस तरह ये जहाँ पे इलेक्शन लड़े थे चकवाल तलागंग का इलाका, वहाँ पे, या मर्ज़ी के इनके जो लोग हैं आला ब्यूरोक्रेसी में पंजाब में, वो इनके जो है वो लगाए जाना शुरू हो गए हैं, उसको तंग नहीं कर रहे। अगर पहले जगह पे काम कर रहे हैं तो उनको कहा गया जी उस्मान बुज़दार साहब उसको नहीं छेड़ेंगे जब तक सेनेट का इलेक्शन जो है वो नहीं हो जाता। तो वो आपकी बात इस हवाले से ये भी एक तरह की हॉर्स ट्रेडिंग हुई ना भाई, मतलब आप कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, एडजस्टमेंट है। इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट जो है वो होती रहती है। ज़ाहिर जब आप इत्तेहादी है ना, इत्तेहादी गवर्नमेंट में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि इत्तेहादियों को खुश करना सबसे मुश्किल काम होता है। अब मैं एक बात तो आपको इंकशाफ करता जाता हूँ, चलो जी ये भी खबर देता जाता हूँ। MQM को 2 सीटों की ऑफर की है पीपल्स पार्टी ने, ठीक हो गया, सेनेट की। उनके 4 के करीब लोग चले जाएंगे, 1.5 उनका वापस आएगा। तो उन्होंने कहा जी आप 1.5 ना लें, आप 2 ले लें। अब MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये बातचीत जारी है वहाँ पे सिंध में। और अगर MQM के 2 सेनेटर पीपल्स पार्टी के खाते में चले गए तो आप खुद सोच सकती हैं कि फिर सेनेट में जो है वो क्या सिचुएशन जो है वो बन सकती है। और ये बातचीत चल रही है, मैं बड़ी सीरियसली आपको बता रहा हूँ। ये भी हुकूमत भी तो नहीं ना पीछे होगी, वो भी
पूरी कोशिश कर रही लेकिन होगी फिर तो हुकूमत convince को करें। वहाँ से कितनी सीटें मिलेंगी? हुकूमत को अपने फिर लोग, जो हफीज शेख का नाम लिया जा रहा है वहाँ पे, सानिया नश्तर का नाम लिया जा रहा है और बहुत से लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको लेकर आना है सेनेट में। सिंध के हवाले से बंद गली में आप ये कह रहे हाँ हैं, जी, मुश्किल है, मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे अगर ये MKM उन्होंने भी तो अपनी सियासत करनी है ना जी, वो तो नहीं छोड़ेंगे इसको, वो तो ज़ाहिर है जहाँ से उनको फायदा मिलेगा वो हासिल करेंगे। वही मैंने कहा अच्छा, ना। आपको लगता है ये जो अभी एक कहा जा रहा है कि जो PDM है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, सब कुछ मसलन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो एक तासुर आ रहा है मुझे, अगर मैं पूरे PDM की तहरीक को देखूं तो शुरू में हमने देखा कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं या जो नवाज शरीफ साहब हैं मुख्तलिफ बात करते थे, मौलाना साहब भी उन्हीं की बात करते थे जो नवाज शरीफ साहब बात करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा मरीम साहिबा ने भी वही बात करना शुरू कर दी जो बिलावल करते थे, फिर मौलाना साहब ने भी कहा कि जी मैं तो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि सब एक पेज पर हैं। और ये भी हो सकता है जो अदम एतमाद की तहरीक की बात की कि मार्च के बाद जो सेनेट की सिचुएशन होगी और इनकी सारी चीज़ें होंगी, हो सकता है एक भरपूर तरीके से ये तहरीक जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ चलाई जा सके और लाई भी जा सके और पॉसिबिलिटी भी बन जाए। मैं चाहूँगी आप इस पर कमेंट करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक आ जाए, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने बात की थी वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से की थी। क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्च के बाद एक पूरी तहरीक का जो है ना वो एनवायरनमेंट हो? आपने देखा है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, कारोबार के हवाले से, इन्होंने कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, अभी तक एक घर नहीं बना। 1 करोड़ इन्होंने कहा था जी हम नौकरियाँ देंगे, 40 लाख लोगों का इजाफा हो गया जो बेरोज़गार हुए हैं, और पता नहीं कितने लोग जो हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो ख़तरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक्चुअली जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जिनकी गवर्नमेंट है वो डिलीवर नहीं कर पाई। तो इन हालात में अगर इस तरह की तहरीक आती है तो आपको लगता है अपोजिशन एक इस तरह के स्ट्रॉन्ग उस पर है कि वो तहरीक ला सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ? देखिए लीना, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है वो एक अलग बात है, नंबर की बात होती है। इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो नंबर इनके पास नहीं है, लेकिन नंबर पूरे किए जा सकते हैं कि अगर आप इत्तेहादियों को साथ मिला लें। और ये आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि सेनेट इंतखाब के बाद इस हवाले से जो है वो फैसला हो जाएगा। ये क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो और जरदारी ने ये तजवीज़ पेश की है तो 4 फरवरी को इस तजवीज़ को काबिल अमल बनाने का उनके पास फार्मूला क्या है वो उस फार्मूले के ऊपर बात करेंगे। आपको याद होगा माजी में जब बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील हुई थी तो आसफ जरदारी ने उस हुकूमत की तब्दीली में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, तो वो उसी तरह का किरदार अब भी अदा करना चाह रहे हैं और उन्होंने ये मौलाना को पेशकश कर रखी है। उन्हें ये किरदार अदा करने दिया जाएगा? मौलाना को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर आप तैयार हों या अख्तर मैंगल तैयार हूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। देखें, इशारा हर एक को होता है और ये अब आप भी समझती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी इस तरह की जब उनको सिचुएशन का सामना होता है तो जरदारी साहब ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ी नहीं है, अभी भी उनके राब्ते हैं। और इस बात का मौलाना फजलुर रहमान को भी इदराक है, अब नून लीग को भी हो गया है। अब तो मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में जो गुफ्तगू की, आपने अभी खुद भी कह दिया कि अब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जी हमारी लड़ाई नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से लड़ाई नहीं है, गिला है, शिकायत है और वो हमसे लड़ रहे हैं, हम उनसे नहीं लड़ रहे। मतलब ये है कि वो अब अपनी पोजीशन पे वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मरियम नवाज ने बराह रास्त जो नाम लेने का एक सिलसिला शुरू कर रखा था, नवाज शरीफ की तकारीर जो होती थी वो सब खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि वो जो आसफ जरदारी जिस पिच पे इनको खिलाना चाह रहे हैं उस पिच पे अब PDM वाले खेलेंगे और ये इनकी एक सियासी मफामत है। अब ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं, एक पॉलिटिकल इनका एक अलायंस है। ये कब तक चलेगा ये अब देखना होगा, लेकिन इस वक्त इसका रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं है, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान थोड़ा सा अपना नुकसान करके इन दोनों को जोड़े हुए हैं। अगर जरदारी नाराज होता है तो वो नवाज शरीफ से, तो वो दोनों को फिर रोजाना मुझे लगता है सारे एक पेज में रोज टेलीफोनिक राब्ता होता है। अब आपने दोस्ती ना हो तो आपके टेलीफोनिक राब्ते कैसे हो सकते हैं? अब वो जो मौलाना कह रहे हैं वो इस बात से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इशारे सभी को मिल रहे हैं कि आपने ये करना है। इसी वजह से तो वो कह रहे हैं मौलाना साहब कि स्ट्रेटजी में हमारी स्ट्रेटजी तब्दील होती रहेगी। और परवेज खटक साहब वजीर दिफा अचानक से आकर इतनी बड़ी बात कर देते हैं और बाद में जाके वो जितनी मर्जी इस हवाले से वो कहते रहे, वजाहतें पेश करते रहे, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो तो रैकेट पे है ना। आप सही कह रही हैं। वो कहते हैं जी वो जो पहली मरतबा बात कही जाती है सच तो निकल जाता है, तो उन्होंने पश्तो में जो बात निकला नहीं है, उन्होंने कहा है, डेलिबरेटली कहा है। कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ हल्के ये समझते हैं। चले वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं है, कुछ हल्कों का है। नहीं हल्कों का नहीं है वो तो फिर परवेज खटक ने जो बात की है पश्तो मुझे तो नहीं आती है, आपको भाई तर्जुमा तो कर सकते हैं ना पश्तो का, आप लोग तर्जुमा कर कर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वो ज़ाहिर है एक देखिए अभी सेनेट का इलेक्शन होना है। अभी मैं आपको बात बता दूं, परवेज खटक साहब ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी भी एक ख्वाहिश है कि 2-4
अपने पसंद के कोई उम्मीदवार हैं वो वहाँ पे वो ले जाएं। ये आपको मैं बता देता हूँ कि इस जो उन्होंने बात की है ना, इस बात के करने से पहले कुछ 6 से 7 MNA उनसे मिले थे इस्लामाबाद में। अच्छा। जिसमें नूर आलम भी शामिल थे। अच्छा। बड़ी कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। और वो जो आपने बात की ना हुकूमत के डिलीवर ना करने की, 2-2.5 साल में महंगाई का मना होना या दीगर जो इशूज़ हैं, क्योंकि महंगाई के ऊपर ही हम जो बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी में जो कुछ हुआ था उसमें नूर आलम ने जो बातें की थी, तो वो परवेज़ खटक ने ही वो इजलास चेयर किया था और उसमें भी उन्होंने खुल कर कहा था कि हम जो है वो हमारी हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए। तो हो सकता है कि उस अंदाज में उन्होंने बात जो है वो परवेज़ खटक ने कर दी हो। अब उनको ये पता नहीं था कि ये बात जो है पकड़ी जाएगी, पकड़ी गई और तर्जमा भी हो गया और उसके बाद अब मुझे जितनी मर्जी वजाहतें दे लें, लेकिन एक चीज़ जो है वो आ तो गई है सामने और ज़ाहिर एक सीनियर वजीर की जानब से। अब मुझे लग ये रहा है अलीना कि परवेज़ खटक के खिलाफ शायद कोई इमरान खान साहब इस चीज़ को जाने ना दे, अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि सेनेट इंतखाब के बाद कोई ना कोई जो है वो एक्शन जो है। और ये भी हो सकता है परवेज़ खटक साहब, नूर आलम साहब जैसे जो एक स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं महंगाई के हवाले से और डिलीवरी के हवाले से हुकूमत की, वो हो सकता है वो कुछ और किसी और स्टेप का सोच रहे हो, कुछ और चीज़ें सोच रहे हैं वो लोग। नहीं वो never know। नहीं ये आपकी पर बात जहांगीर तरीन साहब नहीं देखें, हाँ ठीक एक है, बात ये तीन जो हैं खासतौर पर परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन साहब बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन जब इस्लामाबाद में होते हैं तो परवेज़ खटक की उनके साथ तो आतर से मुलाकातें होती हैं। और अभी सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीजें नहीं चल रही होंगी? ये चल रही हैं, बैकडोर राब्ते जो है वो हो रहे हैं। जहांगीर तरीन चौधरी बरादरान और जहांगीर तरीन साहब कितने सारी है। चौधरी बरादरान को लाना इस वजह से इमरान खान की मजबूरी बना कि जहांगीर तरीन को नाराजगी की वजह से उनके खिलाफ केसेस हैं वो नहीं से, तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। अब चौधरी जिस तरह जो मामलात को डील कर सकते हैं ना, वो अब ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार तो नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जहांगीर तरीन वैसे नाराज है, लेकिन ये कन्फर्म है कि जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक के दरमियान बड़ी अच्छी दोस्ती है और जहांगीर तरीन को लाने में और परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन दोनों की ये ख्वाहिश है कि ये हमारी जो पार्टी है इसके अंदर जो इस किस्म के लोग हैं जो कि बाहर से आ जाते हैं, टेक्नोक्रेट, जिसकी बात खुद भी नूर आलम ने भी की और लोगों ने भी। अच्छा, बात बातें जो होती ना, ये तो परवेज़ खटक ने बहरास्त कह दी, बहुत सी बातें जो है वो ऐसे MNA से कहलवाई भी जाती हैं। उनको कहा जाता है कि आप ऐसे बहुत सी चीजें कहलवाई जाती हैं ना और फिर वो खान साहब पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, तो मुझे अंदाजा है इस चीज का। चलो ठीक है, आप सही कह रही है। हाँ, मैंने फवाद चौधरी हैं, फैसल जवेद हैं, उसके अलावा मुराद सईद हैं, तो वो तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। अली ज़ैदी को देख लें, सिंध हुकूमत के साथ और वज़ीर सिंध के साथ टकरा दिया, वरना वो ख़त जो है वो जो सीक्रेट लेटर होता है वो ऐसे तो नहीं बाहर आ जाता। ठीक, तो वो एक चीज़ तो होती है। ये आपकी बातें देखिए, सियासत पाकिस्तान की जो है ना, चाहे हुकूमत की हो या अपोजिशन की हो, वो कोई इतनी आसान सियासत नहीं है। वो क्योंकि सबसे बड़ा हर बंदा अपना मफाद देखता है, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं और उसमें सबके अपने अपने मफादात होते हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हों, वो यही बंदा देखता है। अच्छा, एक इसमें सबसे चीज़ जो अहम आ जाती है कि आप चीफ एग्जेक्टिव हैं यानी कि इमरान खान साहब, एक आपकी पार्टी है। इस वक्त सबसे बड़ा पता मसला इमरान खान के लिए क्या है मेरे नज़दीक, कि उन्होंने पार्टी को नज़रअंदाज किया हुआ है। हुकूमत को वो देख रहे हैं, पार्टी को नहीं देख रहे, जिसकी वजह से ऑपोजिशन का ये कहना था ना जी वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बस वो बन गए, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों, परवेज़ खटक साहब हों, किसी से कोई उनको वो नहीं है, उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। नहीं, वो देखें, अब वज़ीर आज़म बन जाने का मतलब तो नहीं आपने कोई वज़ीर आज़म बन के झूठे तो नहीं लेने, वहाँ पे बैठ के कोई झूला तो नहीं लगा हुआ कि ऑपोजिशन तो यही समझती है। नहीं, वो तो ऑपोजिशन मर्जी, देखें एक जिम्मेदारी होती है, जो मर्जी समझे, लोगों ने वोट दिया ऑपोजिशन को। 172 MNA से 172 से ऑपोजिशन कहती है कुछ वोटों का फर्क है, वो इतना कंसीडर नहीं करते इसको। 180 लेकिन है तो वज़ीर आज़म, चाहे आप जो मर्जी कर लें। देखें, मैं वही तो बात कर रहा हूं, जितने 6 या 7 है या 8 हैं, इसी फर्क को तो अपोजिशन खत्म करके अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है। लेकिन वो इसको ट्राई करेंगे, अगर उन्होंने किया ना, जो मुझे नजर आ रहा है, जो पीपल्स पार्टी की भी राय है, अगर उन्होंने इसको ऐसा किया भी ना, तो पता क्या होगा, वो शुरू करेंगे या तो पंजाब से, ये भी सेनेट इलेक्शन के बाद, या फिर बलोचिस्तान से। और आज एक मीटिंग हुई है नून लीग की, और नून लीग ये तजवीज़ पेश करने जा रही है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक लानी है तो सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ लाई जाए, क्योंकि उनका रवैया जानबदार है और उनकी जानबदारी जो है वो हमें देखनी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो नए अदालतों का क़याम हुआ, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, मुबारकबाद मैं दूंगी आपको इस हवाले से, आपने खबर भी दी थी, आपको याद? नहीं, वो तो ज़ाहिर है जी, अब हम तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसले का हवाला दे रहे थे, समी साहब भी, राना ताहिर साहब भी, आप भी, वजारत कानून, फिर फंड्स का इशू आ गया, वो जारी हो गए, ये तो अच्छी बात है। अब एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, तो ऐसे एहतसाब के लिए ज़रूरी है कि ये अदालतें जो है वो कायम हों, और उसी उन अदालतों की वजह से अगर इंसाफ जल्दी हो जाए या केसेस जल्दी निपट जाएँ तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है। और अब आखिरी एक सवाल मैं आपसे करूंगी, मुझे कहा गया कि आखिरी 2 मिनट हैं, क्योंकि नायब अदालतों में अगर समी साहब होते और राना साहब होते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो तबसरा कर पाते। बख्तावर साहिबा की शादी हुई है
और बहुत ही डिसेंट और सादा तरीके से हुई है। लेकिन एक तस्वीर मैंने देखी थी कि ज़रदारी साहब बैठे हुए थे और वो बड़े, उन्होंने जो लेग्स हैं वो क्रॉस की हुई थी एंड ही वाज स्माइलिंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, डेफिनेटली बेटी की शादी है, बाप है, खुश तो होगा, लेकिन वो बहुत से लोग कह रहे थे शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट ही वाज लुकिंग वेरी हेल्दी इन दैट पिक्चर। नहीं, वो आप सही कह रही हैं। आप देखें वो बख्तावर की शादीदार उनकी बेटी है और बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। कोई वो बैसाखी नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सेहतमंद है, वो सही बात है जी। वो ज़ाहिर है अगर बीमार होंगे तो मुझे और आपको थोड़ा दिखाएंगे। इस वजह से होगी ये शादी, रवायात उन्होंने बिल्कुल पूरी की हैं, सारा कुछ वो रस्म रवाज होते हैं पूरे। खुशी का मौका, बड़े अरसे बाद खुशी आई थी, अगर उन्होंने कर ली तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जी? नहीं, मैंने ऐसी कोई नहीं कहा कि ऐसी कोई बात है। अच्छी बात है ना जी, ज़रदारी साहब की सेहत अगर अपनी बेटी की शादी को देखकर अच्छी हो गई है। मेरी बात सुने, जो लोग बीमार होते हैं ना, चाहे जिसकी मर्जी शादी हो, वो बीमार ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये खुशी की बात नहीं, ये बिल्कुल खुशी की बात है। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे और ये हमें मुबारकबाद भी दे देनी चाहिए। कुछ बीमारियां सियासी भी होती है ना, कुछ बीमारियां, लेकिन घुमाए ना लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अगर आप ऐसा कोई कमेंट करेंगे, लोग कहेंगे देखो कैसी बात कर रहे हैं, नजर भी आ रहा है सेहतमंद बंदा है और कह रहे हैं शादी पे ठीक है। आप मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलवाना चाह रहे हैं जो कि मैं नहीं निकालना चाहता। सीधी सी बात है, बेटी की खुशी थी, उन्होंने पूरी। लेकिन बख्तावर ने बहुत डिसेंट तरीके से चीजों को कैरी किया, बिलावल ने बहुत डिसेंट तरीके से चीजों को कैरी किया। मैं चाहती हूँ, अब मुझे पता है आप चाहते हैं मैं ये फोकस करूँ, लेकिन ये मैं आपके कहने पे फोकस नहीं करी, मैं वैसे भी एक फोकस करी। बहुत डिसेंट तरीके से सारी चीज़ों पे बिलावल ने और बख्तावर ने बहुत डिसेंट तरीके से चीज़ों को कैरी किया। जो ट्रेडिशन होते हैं, जो हमारी सकाफत है, उन्हें बहाल रखा, जो मुझे सबसे खूबसूरत बात देखी। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।